ओके, चलिए आज हम लोग स्टडी करते हैं और स्पेशली आज हम लोग ग्रामर की कुछ खास रूल्स को स्टडी करने की कोशिश करेंगे और ये हमारे खास रूल्स रहेंगे जो प्रोनाउन से रहेंगे। तो चलिए प्रोनाउन के कुछ खास रूल्स के बारे में बात करते हैं। यूजेस एंड काइंड्स में हम बात करते हैं। एक्चुअली प्रोनाउन का मतलब होता है एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन के प्लेस पर यूज किया गया हो। शायद इसी वजह से इसका नाम होता है प्रोनाउन। जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, प्रो इन द सेंस ऑफ इन प्लेस ऑफ, की जगह पर, और दूसरी ओर जो हमारे लिए नाउन वर्ड है उसको अगर देख लें, इसका डेफिनेशन अपने आप बन जाता है इन प्लेस ऑफ नाउन। मतलब प्रोनाउन का काम होता है किसी नाउन की जगह पर यूज होना। आज हम लोग जिस प्रोनाउन के बारे में बात करने वाले हैं वो है रिलेटिव प्रोनाउन। तो चलिए रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव कहने का मतलब ही हो जाता है क्या रिलेट करेगा, और रिलेट करने का मतलब होता है यह लिंक करने का काम करेगा। टू रिलेट और लिंक। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं यही आपको रिलेटिव कंजंक्शन के रूप में भी कंजंक्शन में मिले हुए हैं। और वहां पर आपने देखा था रिलेटिव जो वर्ड्स थे उनमें दो कैटेगरी बनी थी, रिलेटिव एडवर्ब्स और रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम लोग यहां पर स्पेशली रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में भी स्टडी करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउंस की बात किया जाए तो टोटल 7 होते हैं, जैसे हु, होम, हुज, which, what, that and as। ये 7 वर्ड्स हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन की खास बात होती है कि जब कभी भी हम इसको सेंटेंस में यूज करते हैं इट इज प्रेसीडेड बाय अ रिलेटेड नाउन और प्रोनाउन। तो यह बहुत जरूरी होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन must be preceded by a related noun or pronoun। इसके पहले कोई न कोई नाउन या प्रोनाउन जरूर रहता है और उसी नाउन या प्रोनाउंस का रिलेशन होता है, इसीलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब यह भी बात ध्यान रखना होगा कि चूंकि ये हमारे लिए प्रोनाउन है तो नेचुरली एक प्रोनाउन की तरह ही ये फंक्शन करेंगे। सेंटेंस में प्रोनाउन का फंक्शन क्या होता है? कहीं पर भी अगर सेंटेंस में हम नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं तो वो जनरली 3 फंक्शन करते हैं। एक, या तो वो सब्जेक्ट बनते हैं, दूसरा या फिर वो ऑब्जेक्ट बनते हैं, और तीसरा या फिर वो कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं। यह 3 फंक्शन होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन किया करते हैं सेंटेंस में। इसका मतलब चाहे वो रिलेटिव प्रोनाउन हो या कोई दूसरा प्रोनाउन हो, वह भी जब सेंटेंस में यूज किया जाएगा तो सेंटेंस में यूज होते हुए वो इन्हीं तीनों फंक्शंस में से एक फंक्शन जरूर कर रहा होगा। अब यहां आप यह तो जानते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वह वर्ब को प्रेसीड करता है, जबकि ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो होता है वर्ब को फॉलो करते हैं, फॉलो वर्ब। और सब्जेक्ट जनरली वर्ब के पहले आया करता है, हमेशा आएगा यह तो जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली पहले आया करता है। इस तरह से जो रिलेटिव प्रोनाउन जो है वह हमें क्लियर हो चुका है, या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर रहे होंगे। तो यह भी क्लैरिफाई करना होगा कि अब कैसे पहचानेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन हमारे लिए सब्जेक्ट बन रहा है या रिलेटिव प्रोनाउन हमारे लिए ऑब्जेक्ट बन रहा है। चलिए इसको भी जान लेते हैं। अगर कभी ऐसा हो कि रिलेटिव प्रोनाउन आपने लिया है, ठीक है ना, रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद तुरंत वर्ब आ जा रहा है,
एक्सेट्रा। तो आप समझ लीजिएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन आपके लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद अगर वर्ब मिलना है तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, अगर रिलेटिव प्रोनाउन आए और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद फिर से कोई नाउन या प्रोनाउन आप ले रहे हैं, इसके बाद अगर आप वर्ब ले रहे हैं एक्सेट्रा, ऐसी कंडीशन में आप समझ जाइएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन आपके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो ये नाउन या प्रोनाउन आपको मिल रहा है, यह आपके लिए क्या बनेगा? सब्जेक्ट। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा वो किसी क्लॉज को बनाएगा। अब वह क्लॉज आमतौर पर तो एडजेक्टिव या नाउन क्लॉज होता है, लेकिन अगर दैट और एस की बात करें तो एडवर्ब क्लॉज भी बन जाया करता है। इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि क्लॉज है तो हर क्लॉज में अपना सब्जेक्ट होता है और अपना वर्ब होता है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ रिलेटिव जो है ऑब्जेक्ट बन रहा है और रिलेटिव के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन आपके लिए क्या बन रहा है? सब्जेक्ट, जबकि उसके बाद उसकी अपनी वर्ब रखी गई। और जब यही रिलेटिव प्रोनाउन, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, जब यही रिलेटिव प्रोनाउन अपने तुरंत बाद वर्ब ले लेता है तो वही रिलेटिव प्रोनाउन क्या बना होता है? सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में बना होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट कब होगा? जब रिलेटिव के तुरंत बाद वर्ब आ रही है, और ऑब्जेक्ट कब होगा? जब रिलेटिव के बाद नाउन या प्रोनाउन आ रहे हैं। अब आइए जरा देखते हैं ये जो रिलेटिव्स हैं इनका यूज किस तरह से किया जाता है। अगर हम रिलेटिव में हु की बात करें तो यह लिविंग सब्जेक्ट को दिखाता है। लिविंग और सब्जेक्ट को यह दिखाने का काम करता है। दूसरी ओर अगर हम whom की बात करें तो लिविंग ऑब्जेक्ट को दिखाता है। whom जो होता है लिविंग ऑब्जेक्ट को दिखाता है। whose की बात करें तो whose हमारे लिए लिविंग और नॉन लिविंग, रफली अगर बात की जाए, दोनों के लिए यूज किया जाता है। लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों को दिखाता है, और साथ ही साथ पॉजेसिव सेंस देता हुआ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर सकता है। यह दोनों काम करता है। अगर अपने बाद नाउन लेकर आ गया तो समझ लो सब्जेक्ट का काम ही ऑब्जेक्ट का कर रहा है, अपने बाद नाउन नहीं लेकर आया तो समझ लो ऑब्जेक्ट का काम सब्जेक्ट का काम करेगा। चलिए भी देखते हैं। विच जो होता है वह केवल नॉन लिविंग के लिए यूज होता है, और नॉन लिविंग के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करता है। नॉन लिविंग बनेगा और सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट का भी काम कर लेता है। व्हाट की बात की जाए तो व्हाट जो होता है वह केवल और केवल नॉन लिविंग के लिए यूज होता है। नॉन लिविंग के लिए ऑब्जेक्ट के सेंस में, नॉन लिविंग और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट का सेंस, यह सब्जेक्ट को नहीं दिखाता है। यहां एक बात और भी ध्यान रखिएगा, व्हाट का रिलेशन सारी नॉन लिविंग से नहीं होता है। व्हाट का जो प्राइमरी रिलेशन होता है वह किसी स्टेटमेंट से होता है, किसी प्रोफेशन से होता है, किसी ऑक्यूपेशन से होता है, या किसी रिलेशन से होता है। इन सब चीजों को दिखाने के लिए हम लोग व्हाट का यूज किया करते हैं। नेक्स्ट जो यहां पर दिया गया है वो है दैट। दैट का यूज अलग अलग कंडीशंस में किया जाता है। जैसे पहला कंडीशन ये है कि इसको आप जानते रहे कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज होता है। पहली चीज तो ये ध्यान में रखिए, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज होता है। दूसरी बात यह ध्यान रखिए कि यह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करता है। सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। ये फंक्शन कैसे डिफरेंट होगा जरा सभी लोग देखते हैं। अगर जो हमारे पास वर्ड है वो है एज। एज का जो यूज होता है वह भी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज होता है। इसको हम लोग लिविंग के लिए भी यूज कर सकते हैं और नॉन लिविंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसे भी हम लोग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों रूप में यूज कर सकते हैं। अब जरा सा जो कॉमन है उनमें डिफरेंसेस देख लेते हैं, कैसे डिफरेंस हो गए। जैसे हु लिविंग सब्जेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। whom लिविंग ऑब्जेक्ट है, यह भी कोई प्रॉब्लम नहीं।
whose जो है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज होता है, पॉजेसिव सेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होता है। अब जैसे मैंने आपसे बताया कि जो भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर रहे हैं उनके लिए आप ध्यान रखिएगा एक फार्मूला, अगर उनके बाद तुरंत वर्ब आ रही होगी तो समझ लेना वो उस कंडीशन में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और अगर उनके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आ जा रहा है तब वर्ब आ रही है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, तो समझ लीजिए वो उस कंडीशन में क्या है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो whose कब सब्जेक्ट बनेगा और कब ऑब्जेक्ट बनेगा इस बेस पर आप डिसाइड करेंगे। इसी तरह से which है, which आपके लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों काम कर रहा है, आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कब ये सब्जेक्ट का काम करेगा कब ऑब्जेक्ट। इसी बेस पर अगर which के तुरंत बाद वर्ब होगा तो सब्जेक्ट का काम, which के तुरंत बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा तो फिर ऑब्जेक्ट का काम। इसी तरह से व्हाट को देखिए, व्हाट के लिए मैंने स्पेशली आपसे बताया कि जब कोई स्टेटमेंट की बात हो, किसी इंसिडेंट या एक्सीडेंट की बात हो, किसी रिलेशन की बात हो, प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन की बात हो, तो वहां पर हम लोग व्हाट को यूज करते हैं। दैट के रिलेशन में कुछ बातें आप ध्यान रखिएगा, दैट को कब हम लोग यूज करते हैं। वैसे तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बन सकता है, तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा ये तो डिसीजन हम इस बेस पर ले लेंगे। लिविंग और नॉन लिविंग कैसे होगा ये हम लोग देखेंगे कि किस नाउन या प्रोनाउन के साथ वो रिलेट हो रहा है। जिस नाउन या प्रोनाउन के साथ वो रिलेट होगा उसी के अकॉर्डिंग इसको मालूम हो जाएगा कि लिविंग में है या नॉन लिविंग में। यूजेस कैसे करते हैं जरा ये देखते हैं। अगर इसके यूज के बारे में बात करें पर्टिकुलरली तो हम लोग 3 पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। पहला, रिपीटेड सेंस। अगर कभी ऐसा हो जाए कि सेंटेंस में एक रिलेटिव ऑलरेडी यूज हो चुका है, ठीक है, और दूसरा रिलेटिव फिर चाहिए, क्योंकि सेंटेंस में कितने रिलेटिव हो जाएंगे इसका कोई आंकड़ा नहीं, तो एक रिलेटिव ऑलरेडी यूज हो चुका है, दूसरे रिलेटिव को आप यूज करने जा रहे हैं, तो वो रिलेटिव क्या हो जाता है, रिपीटेड सेंस हो जाता है। रिपीटेड सेंस में सिर्फ और सिर्फ दैट का यूज किया जाता है। दूसरा कंडीशन, अगर सेंटेंस में ओनली आया हो, ओनली प्रेसीड कर रहा हो, तो ध्यान रखिएगा कि ओनली के आने की कंडीशन में केवल और केवल हम दैट का ही यूज कर सकते हैं, किसी और रिलेटिव का यूज नहीं कर सकते। तीसरी कंडीशन, सेम। अगर सेंटेंस में सेम आया हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन सेम के आने पर एक कंडीशन हो जाती है। आप ध्यान रखिएगा, सेम के आने पर कंडीशन क्या होती है। सेम के आने पर यह कंडीशन होती है कि अगर सेम के आने वाले सेंटेंस में जहां पर आप रिलेटिव रख रहे हैं, मतलब जहां पर आप दैट को रख रहे हैं, अगर इसके बाद आपको वर्ब मिल रही है तब तो आपका ये दैट यहां पर सही होगा, और अगर रिलेटिव के बाद वर्ब नहीं मिलेगी तो समझ लीजिएगा कि दैट गलत हो जाएगा, वहां पर रॉन्ग हो जाएगा। ये 3 स्टेप्स हैं जिनको हम लोग ध्यान में रखेंगे दैट का यूज करते समय एज द रिलेटिव प्रोनाउन अपने सेंटेंस में। अब आते हैं, हम लोग बात करेंगे एज के बारे में। एज के बारे में कुछ चीजें ध्यान रखिएगा, जैसे यह तो आपको मालूम ही हो गया कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए इसका यूज हो रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यह भी हो रहा है, तो दैट और एज दोनों एक जैसे लग रहे हैं। चलिए देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है और कैसे इसके डिफरेंसेस को फाइंड करते हैं। अगर हम लोग बात करें तो पहला कंडीशन यह है कि अगर सेंटेंस में सच का यूज किया गया है, सच, तो रिलेटिव के रूप में सिर्फ एज का यूज होता है, कोई और रिलेटिव नहीं आ सकता, पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन यह होती है कि अगर सेंटेंस में प्रोसीड करने के लिए आपने सो का यूज कर लिया या ऑलरेडी एज का यूज कर लिया है, तो उस कंडीशन में रिलेटिव का यूज एक बार फिर से सिर्फ एज के साथ ही होगा, दूसरा कोई और नहीं हो सकता। तीसरी कंडीशन यह है कि अगर दैट एज का यूज करना है तो सेम के साथ भी होता है, सेम के साथ। अब ये देखना है कि सेम के साथ अगर इसको हम यूज कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन के साथ तो क्या ये यूज होगा, क्योंकि अभी तो हम लोग बात किए हैं दैट के लिए भी जरूरी यूज होगा। आप चाहे बाद में वर्ब रखें, यहां पर आप जैसे देख रहे हैं रिलेटिव के बाद अगर वर्ब आई होगी तो भी एज का यूज सही है, और वर्ब नहीं आई होगी मतलब अगर विदाउट वर्ब होगा तो भी एज का यूज सही है। विदाउट वर्ब में भी सही है और वर्ब के साथ भी सही है। इसका मतलब यह है कि अगर सेम आ जाए तो सेम के साथ एज का रिलेटिव प्रोनाउन होकर आना हमेशा सही है, किसी भी कंडीशन में वो गलत नहीं है।
लेकिन दैट के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे हम बताया गया, दैट के लिए सेम के साथ रिलेटिव प्रोनाउन तभी सही हो पाएगा जब बाद में वर्ब आई होगी। इन केस जैसा यहां पर दिखाया गया कि विदाउट वर्ब है, अगर विदाउट वर्ब हो जाएगा तो उस कंडीशन में रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का यूज करना है, एक एरर हो जाएगा, दैट को रिमूव करना पड़ेगा और दैट की जगह फिर आप एज को यूज करेंगे। कुछ इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाकर आप देख लीजिए कि कैसे ये होगा। जैसे मान लो कि आप रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में एज या दैट का यूज कर रहे हैं और उसके बाद आप आगे यहां पर वर्ब ले रहे हैं, अदर थिंग्स। अगर आप इस तरह से कंडीशन रखते हैं कि यहां पर एज या दैट के बाद आपने वर्ब को पाया हुआ है तो एज का यूज भी सही है और दैट का भी यूज सही है। लेकिन अगर कंडीशन ऐसा हो कि आप यहां सेम के साथ, रिमेंबर ये सेम की कॉम्बिनेशन में है, चाहे आप इसके साथ सेम का कॉम्बिनेशन लिख लीजिएगा, सेम के साथ इस तरह कॉम्बिनेशन, अगर सेम के कॉम्बिनेशन में आप इस तरह से हैं और यहां पर एज या दैट का यूज करना चाहते हैं, आगे जो क्लॉज आपको मिल रहा है वो विदाउट वर्ब हो गया, मतलब उसमें वर्ब नहीं आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या एज और दैट दोनों यूज कर पाएंगे? नहीं यूज कर पाएंगे। तो फिर ऐसी कंडीशन में दैट का यूज करना एक एरर होगा और हमेशा एज का ही यूज करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनके बारे में हम लोगों ने बात किया। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं, ये वर्ड्स हैं। रिलेटिव कैसे यूज किए जाएंगे इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। जरा सा एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लेते हैं, जैसे कि रिलेटिव का नंबर, जेंडर और पर्सन क्या होगा। चलिए, तो रिलेटिव के नंबर, जेंडर और पर्सन को भी जान लेते हैं। अभी मैंने आपसे बताया कि जब रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है सेंटेंस में, उस कंडीशन में रिलेटिव के पहले कोई न कोई नाउन या प्रोनाउन जरूर आया होता है। अब हमें यह देखना पड़ेगा कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आया हुआ है उसका रिलेशन किस तरह से है, सब्जेक्ट के रूप में है या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में है। ऑब्जेक्ट अगर बन गया तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट बनने पर सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर, पर्सन से इसका कोई रिलेशन नहीं रह जाता है। सिर्फ एक चीज देखते हैं हम लोग, लिविंग है या नॉन लिविंग। इसको मैं स्ट्रक्चर के जरिए आपको समझा देता हूं। चलिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। मान लो आपने यहां पर एक सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट के बाद आपने वर्ब का यूज किया, एक्सेट्रा। आपने यहां नाउन या कोई प्रोनाउन ले लिया, फिर आपने यहां पर रिलेटिव का यूज किया। रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद आपने वर्ब ले लिया है, इसके बाद आप पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन या सेल्फ प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं, एक्सेट्रा। मैंने आपसे बताया जब भी रिलेटिव यूज किया जाएगा तो एक क्लॉज बनेगा। अब वो क्लॉज कौन सा बनता है उसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। फिलहाल चलिए देखते हैं, दो हमारे पास यहां पर कंडीशंस हो गई। एक क्लॉज हमारा रिलेटिव से पहले है जो प्रिंसिपल क्लॉज हो रहा है, और एक रिलेटिव के साथ जुड़ा हुआ हमारे लिए है जो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो रहा है। क्योंकि इसमें हम लोग कॉमा यूज कर नहीं रहे हैं, इसलिए ये जो रिलेटिव के बाद आया हुआ जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो आपके लिए या तो नाउन क्लॉज बनता है या एडजेक्टिव क्लॉज। इसके पहले जो नाउन आ रहा है उसकी विशेषता बता देगा, इसलिए ये हमेशा एडजेक्टिव क्लॉज की कंडीशन में इस तरह बनेगा। चलिए देखते हैं, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसके तुरंत बाद यहां पर क्या आया, वर्ब। अगर रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद वर्ब आता है तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। ठीक है, अब जो सब्जेक्ट होता है उसके नंबर, जेंडर और पर्सन को हमें डिसाइड करना है, क्योंकि उसी के अनुसार तो हम लोग वर्ब का नंबर डिसाइड करेंगे और उसी के अनुसार हम पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन और सेल्फ प्रोनाउन के नंबर, जेंडर और पर्सन को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन है और कैसे इसको डिसाइड करेंगे। तो रिलेटिव जो होते हैं वो जिस नाउन से रिलेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। आमतौर पर रिलेटिव जिनसे रिलेट होते हैं वो अपने पहले ही नाउन या प्रोनाउन के रूप में ले लेते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं नाउन या प्रोनाउन, इनके अनुसार हम रिलेटिव का नंबर,
जेंडर और पर्सन डिसाइड करेंगे। आप ऐसे सिंपली समझो, यहां का जो नाउन है वो रिलेटिव के नंबर को, जेंडर को और पर्सन को डिसाइड करेगा। अब इसका मतलब ये हो गया कि इस नाउन या प्रोनाउन का जो भी नंबर, जेंडर या पर्सन था, वही नंबर, जेंडर, पर्सन किसका हो गया? रिलेटिव का। और इस तरह से रिलेटिव का जो भी अब नंबर बना हुआ है, इसके अनुसार अब हम लोग वर्ब का नंबर डिसाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि वर्ब और सब्जेक्ट का सिर्फ नंबर का रिलेशन होता है, इसलिए नंबर डिसाइड करेंगे। लेकिन जब हम यहां पर आते हैं तो ध्यान रखना पड़ता है कि नंबर के साथ साथ जेंडर और पर्सन भी हमें डिसाइड करना पड़ता है। इस तरह से नंबर, जेंडर और पर्सन तीनों चीजों का डिसीजन किसके अनुसार हो रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले नाउन के अनुसार या प्रोनाउन के अनुसार। जरा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उसके जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे देखिए, दीपक who were learning his lesson is a very honest man. Priya sent some pictures who are very loving and charming. Mahesh and Geeta that have lost their money are my cousins. Vinod and Suresh had made Gitanjali, who have given some money. Pradeep and Vikas loved such movies that present us a love story. Nisha and Sudha had seen only picture as was in the room. I can't understand what you have said about Rooney and Adam. Okay, ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं और इन एग्जाम्पल्स के जरिए हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली
जो हमारा कॉन्सेप्ट है रिलेटिव प्रोनाउन का वो कहां तक इसमें फिट बैठ रहा या कैसे इसको हम लोग सही मानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम पहले सेंटेंस को एनालाइज करने की कोशिश करें तो पहला सेंटेंस हमारा कहता है दीपक who were learning his lesson is a very honest man। ओके, यहां पर अगर आप देखिए तो दीपक के तुरंत बाद क्या आ गया है who। इसका मतलब who किससे रिलेट हो रहा है दीपक से, तो यहां who क्या हो गया है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। अब ये who जो है अपना नंबर किसके अनुसार डिसाइड करेगा दीपक के अकॉर्डिंग, नंबर ही नहीं अपना जेंडर और पर्सन भी डिसाइड करेगा। तो दीपक जो है सिंगुलर है इसलिए हु का नंबर क्या हो गया यहाँ पर सिंगुलर हो गया, और हु जब सिंगुलर हो गया तो फॉलो करने वाले इसकी वर्ब क्या होगी सिंगुलर होगी, इसलिए वर्ब की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर वाज हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर नंबर तो समझ में आ गया लेकिन आपने जेंडर और पर्सन की बात किया, तो पहली बात ये ध्यान रखिएगा सारे नाउन जितने भी होते हैं कौन से पर्सन में होते हैं थर्ड पर्सन, नाउन जितने हैं सिर्फ थर्ड पर्सन में होते हैं, तो जो दीपक है वो थर्ड पर्सन में है। अब वर्ब का पर्सन से तो रिलेशन होता नहीं इसलिए इसको छोड़ के बात करते हैं। यहां पर देखिए आप हिज का यूज किया गया है, हिज क्या होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। अब अगर दीपक के लिए हम यहाँ हिज की जगह पर हर का यूज किए होते तो ये एक एरर होता, इसी एरर से बचने के लिए हम लोगों ने यहाँ दीपक के नंबर सिंगुलर हिज भी सिंगुलर है, नंबर दीपक का पर्सन थर्ड पर्सन हिज भी थर्ड पर्सन है, और दीपक का जो जेंडर है मैस्कुलिन हिज का भी जेंडर मैस्कुलिन है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड किया। अब एक बात और यहां पर हम लोग क्लैरिफाई करते हैं और वो ये है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि जब रिलेटिव प्रोनाउन यूज किए जाते हैं तो वो क्लॉजेस को बनाते हैं, क्लॉजेस भी स्टडी कर लेते हैं। तो देखना ये होगा कि यहाँ पर कौन सा क्लॉज यूज किया गया है। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है तो या तो वो कंपाउंड सेंटेंस को बनाते हुए कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज लेते हैं या फिर सब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाते हुए सबऑर्डिनेटिंग। आइए देखते हैं, कंपाउंड होंगे तो ये कॉमा लेकर आए होंगे, यहाँ तो कोई कॉमा दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये जो आप हु के पहले का हिस्सा पा रहे हैं और इज से पहले का जो हिस्सा है ये पूरा हमारे लिए कौन सा क्लॉज है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ठीक है। और इस सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में चूंकि तीन ग्रुप होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग हमारे लिए क्या हो सकता है नाउन क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग हमारे लिए हो सकता है एडजेक्टिव क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग हमारे लिए हो सकता है एडवर्ब क्लॉज। तो कुछ चीजें क्लियर कर देते हैं। पहली बात तो यह बिल्कुल क्लियर रखिए कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन है एज और दैट को छोड़कर कोई भी एडवर्ब क्लॉज नहीं बनाएगा। मतलब अगर कभी भी आपने देखा हु आया है या विच आया है, व्हाट आया है, हुज आया है, whom का यूज किया गया है, तो बी श्योर कि ये जो पांच आपके क्वेश्चन रिलेटिव प्रोनाउन हैं वो क्वेश्चन रिलेटिव प्रोनाउन कभी भी एडवर्ब क्लॉज नहीं बनाएंगे। इसका मतलब यह एडवर्ब क्लॉज तो हो नहीं सकता, तो अब देखते हैं इसको क्या हो सकता है, ये एडजेक्टिव क्लॉज या फिर ये नाउन क्लॉज होगा। चलिए देखते हैं। नाउन क्लॉज के लिए तो जरूरी है कि वह क्लॉज खुद ही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे। फिलहाल अगर आप देखें तो एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव क्लॉज अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता देता है। तो ये ध्यान रखिए कि ये किसके बारे में बात किया गया, यहाँ पर ये बारे में बात किया गया दीपक के, और दीपक पहले आया ये हमारे लिए नाउन हो गया। तो दीपक के बारे में ये जो क्लॉज बात कर रहा है तो दीपक हो गया नाउन, नाउन के बारे में जो बात करता है वो क्या होता है एडजेक्टिव। इसका मतलब यह कौन सा क्लॉज हो गया एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। प्रिया सेंट सम पिक्चर्स हु आर वेरी लविंग एंड चार्मिंग। चलिए देखते हैं, यहां से अगर सेंटेंस को आप एग्जामिन कर रहे हैं तो प्रिया के साथ सेंट का कॉम्बिनेशन सही है, सम पिक्चर्स भी सही है। यहां पर आप आ जाइए, ये है आपका रिलेटिव। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पहले तो ये देखना होगा कि यह सब्जेक्ट बन रहा है या ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो हमने देखा हु के तुरंत बाद क्या मिल रहा है वर्ब। अगर रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद वर्ब मिल जाए तो क्या बन जाता है ये सब्जेक्ट। चलिए सब्जेक्ट को देखने के बाद हमारे पास 3-4 काम हो जाते हैं।
और वो काम होते हैं नंबर, जेंडर और पर्सन को डिसाइड करना, जैसे आपको यहाँ पर बताया गया है। तो नंबर, जेंडर, पर्सन को हम डिसाइड कर लेते हैं। चलिए नंबर देखते हैं पहले। पिक्चर्स प्लूरल, इसका मतलब हु प्लूरल है, हु प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, चलो वर्ब तो प्लूरल आ गई, सही है। नंबर क्लियर हुआ। जेंडर में आते हैं। जेंडर पिक्चर्स क्या है? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग होने का मतलब क्या है? न्यूट्रल जेंडर। चलिए देखते हैं, ये न्यूट्रल जेंडर में चलेंगे। और हु कहां यूज होता है? मैस्कुलिन या फेमिनिन के लिए, लिविंग के लिए। मतलब यहां पर आप देखो पिक्चर्स नॉन लिविंग है ना, तो नॉन लिविंग के लिए तो हु का यूज होता नहीं है। इसका मतलब इस बार हमने गलत रिलेटिव का यूज कर लिया। गलत रिलेटिव का यूज करने का मतलब हु को हमें रिमूव करना पड़ेगा और हु की जगह क्या यूज करेंगे? विच का यूज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि अगर इसको क्लॉज के रूप में देखें तो फिर से हमने विच का यूज किया है, क्वेश्चन रिलेटिव है। ठीक है, रिलेटिव हम क्लॉज भी देख लेते हैं यहीं पर। और अगर क्वेश्चन रिलेटिव आया हुआ है, विच आया है, तो नेचुरल आपको मालूम है कि ये जो क्लॉज आपको है वो एडवर्ब तो हो नहीं सकती है, या तो एडजेक्टिव होगी या फिर ये नाउन होगी। और ये सारी चीजें जो लविंग और चार्मिंग है कौन है? पिक्चर्स। पिक्चर्स नाउन है, नाउन की ही विशेषता इसमें बताई गई है। इसका मतलब एक बार फिर से ये हमारे लिए कौन सा क्लॉज हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। महेश एंड गीता दैट हैव लॉस्ट देयर मनी आर माय कजिन्स। अब जरा यहां से देखिए, महेश और गीता की बात किया जा रहा है जिन्होंने मनी को लॉस्ट किया है। यहां दैट का यूज करना एक एरर होगा। यहां पर क्या यूज किया जाएगा? हु का यूज किया जाएगा, क्योंकि ये लिविंग है तो लिविंग के लिए हु का यूज करना बेहतर होगा। और चूंकि ये दो लोग हैं तो ये दो लोग मिलकर के प्लूरल कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, इसलिए हु का नंबर प्लूरल हो जा रहा है और फॉलो करने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी। नेक्स्ट अगर सेंटेंस को देखा जाए तो यहां पर विनोद एंड सुरेश हैड मेट। अब यहां पर कई मिस्टेक्स आपको देख रहे हैं, जैसे हैड के साथ यहां मैच नहीं बल्कि मैच होना चाहिए, मीट दिया गया, मैच होना चाहिए। और दूसरी बात यहां पर गीतांजलि को दिया गया, गीतांजलि के बाद हु का कॉम्बिनेशन तो सही है, लेकिन जरा ध्यान दीजिए कि यहां पर गीतांजलि के अकॉर्डिंग जो वर्ब है क्या वो सही लगाई गई है? एक्चुअली यहां पर हु हैव की जगह हु हैज होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से कंडीशन इसका बन रहा है कि सिंगुलर इसको बनना होगा। नेक्स्ट में अगर आप देखिए, प्रदीप एंड विकास लव सच मूवीज। यहां पर देखिए मूवीज से पहले क्या आ गया? सच, और सच के साथ क्या रिलेटिव यूज होता है? एज, इसलिए यहां पर दैट का कॉम्बिनेशन करना एरर होगा, दैट की जगह पर एज का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट अगर एग्जांपल आप देखें तो नेक्स्ट एग्जांपल में है निशा एंड सुधा हैड सीन ओनली पिक्चर्स। अब यहां पर ओनली का कॉम्बिनेशन है और ओनली के साथ कौन सा रिलेटिव यूज किया जाता है? दैट का यूज, इसलिए एज का यूज करना यहां पर एरर होगा। यहां पर क्या यूज होगा? दैट का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव सेड अबाउट रोनी एंड एडम। अब यहां पर देखिए अंडरस्टैंड के बाद व्हाट आया, तो नेचुरल है व्हाट का रिलेशन स्टेटमेंट से होगा, तो यहां पर स्टेटमेंट चाहिए। अब ये व्हाट से बना हुआ तो नेचुरल है एडवर्ब क्लॉज तो होगा नहीं, नाउन क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज होगा। ठीक है, और दूसरी बात आप देखो इसके बाद यहां क्या आएगा? यू, यू है प्रोनाउन, तो व्हाट यहां क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट। फिलहाल अगर हम इसको क्लॉज के रूप में एनालाइज करें कि यह कौन सा क्लॉज हमारे लिए बन रहा है, तो अंडरस्टैंड के साथ इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है, मतलब ये अंडरस्टैंड की मीनिंग को पूरा करने के लिए यूज किया गया है। इस तरह का कॉम्बिनेशन जब अंडरस्टैंड की मीनिंग को पूरा करेंगे तो अंडरस्टैंड क्या है? मेन वर्ब, और मेन वर्ब का जो रिप्लाई बन जाता है वो क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यहां पर कौन सा क्लॉज यूज किया गया है? नाउन क्लॉज, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो क्लॉज बनेगा, रिमेंबर व्हाट से लेकर के एडम्स तक पूरा आपके लिए ऑब्जेक्ट बन रहा है, दैट इज ऑब्जेक्ट बनता हुआ एक क्लॉज है। और ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है? नाउन या प्रोनाउन, और क्लॉज के रूप में सिर्फ नाउन क्लॉज है। इसका मतलब ये जो आपके पास क्लॉज है वो कौन सा क्लॉज है? नाउन क्लॉज। ठीक है, तो ये आपके लिए नाउन क्लॉज बन गया। इस तरह से हम लोग क्लॉज का डिफरेंस भी पा लेते हैं, सेंटेंसेस को पहचान लेते हैं।
ज्यादातर जैसे हमने आपसे कहा कि कभी आपने ऑब्जेक्ट को अगर खोजा होगा तो ऑब्जेक्ट को खोजने के लिए आप लोग क्या करते हैं, मेन वर्ब में वॉच लगा देते हैं या मेन वर्ब में whom लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट मिल जाता है। जैसे यहाँ पर अगर अंडरस्टैंड मेन वर्ब है, इसके साथ लगा दो आप वॉच अंडरस्टैंड what you have said about Ronnie and Adam, जो कुछ भी आपने एडम और रोनी के बारे में कहा है, तो ये जो रिप्लाई होता है वो हमारे लिए एक तरह से ऑब्जेक्ट बनता हुआ मिल रहा है। अब हम लोग मूव करेंगे अगले कॉम्बिनेशन के लिए। यहाँ सारे आपने देखे स्ट्रक्चर सेंटेंस में सब्जेक्ट बन रहे हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया था, बाकी सारे आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट बन रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखो पिक्चर के अकॉर्डिंग आपने एस के सॉरी यहाँ पर वाज का नंबर डिसाइड किया था। यहाँ पर मूवीज के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, मूवीज के अकॉर्डिंग आपने डिसाइड किया था प्रेजेंट जो है वर्ब का नंबर सिंगुलर आपने रखा था, और यहाँ मैंने आपको समझाया है किस तरह से हो जाता है। तो वर्ब जो डिसाइड हो रहा है किसके अनुसार हो रहा है, अपने पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार। लेकिन ये कब होगा, जब आपका रिलेटिव सब्जेक्ट बना होगा तब। अगर ये ऑब्जेक्ट बनता है तो नंबर का कोई रिलेशन नहीं है। फिलहाल थोड़ा सा मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है कि जब ये प्रोनाउन बनकर यू आ गया तो वॉच यहाँ पर केवल क्या बन गया है, ऑब्जेक्ट। इस कंडीशन में इसके पहले क्या आया क्या नहीं आया उससे कोई बहुत मतलब नहीं होता। अब हम लोग मूव करेंगे अगले स्ट्रक्चर के लिए, और अगला स्ट्रक्चर हमारा होगा जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ऑब्जेक्ट बनने पर हमें किस बात पर ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि आप जानते हैं कि सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट का रिलेशन नंबर, जेंडर और प्रोनाउन से कुछ होता नहीं है ना। कोई वो डिसीजन लेता है ना पर्सन के बारे में लेता है, ना नंबर डिसाइड करता है, ना जेंडर को डिसाइड करता है, कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेता। इसलिए बहुत सिंपली आप उसको समझिएगा कुछ इस तरह से, जैसे आप मान लो कि सेंटेंस आपका सब्जेक्ट वर्ब लेकर आया, इसके बाद आपने कोई नाउन या प्रोनाउन ले लिया, फिर आपने यहां पर रिलेटिव यूज किया, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आपने फिर से कोई नाउन या प्रोनाउन लिया, इसके बाद आपने वर्ब यूज किया, और फिर यहां पर आप अदर वर्ड्स यूज करें एक्सेट्रा। चलिए अब यहां पर डिफरेंस सीधे सीधे समझ में आ जाएगा। पहली बात, यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है, तो इसके बाद यह नाउन या प्रोनाउन जो आ रहा है वही सब्जेक्ट बनेगा। तो नाउन या प्रोनाउन जो सब्जेक्ट बन गया तो ये जो रिलेटिव आ रहा है वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये रिलेटिव ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जब ऑब्जेक्ट बन जाता है तो फिर तो कोई डिसीजन इसका होता ही नहीं। बस एक बात का डिसीजन लीजिएगा, कॉम्बिनेशन सही बना है या नहीं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि लिविंग और नॉन लिविंग का रिलेशन जरूर देखते रहिएगा। मतलब अब हम सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखते हैं, वो यहां से, और वो होता है कि ये लिविंग का कॉम्बिनेशन या नॉन लिविंग का सही कॉम्बिनेशन आया है या नहीं। लिविंग और नॉन लिविंग में से सही कॉम्बिनेशन अगर नहीं आया होगा तो वही एरर होगा। बाकी इनका नंबर, जेंडर और पर्सन से कोई अब रिलेशन नहीं रह जाता, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बन जाता। तो जब सब्जेक्ट बनेंगे तभी इनके अनुसार डिसीजन होता है। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल लेकर के। जैसे मान लो मोहित has as many books as she want for her brother. They, Sweta, will have met me and Suresh, whom she never met. I will send you some dogs whom you look after
carefully. Nishant and Gauri, whose book were stolen, are very sad. This tree, of which branches is very delicate, belong to Neetu. Karishma should give me the same pen which I want now. One more example. Pradeep can show me the same shirt that mine on Monday. Okay, see these examples. अब इन एग्जाम्पल्स को हम लोग एनालाइज करेंगे कि किस तरह से हमारे रूल्स को ये एक्सप्लेन करते हुए हमको मिल रहे हैं. ओके, सबसे पहले सेंटेंस में आते हैं. यहां देखते हैं मोहित हैज एज मेनी बुक्स एज. तो जैसे ही हमने देखा यहां पर एज का यूज किया गया है. एज तो क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन. तो इसके पहले एज आया, इसका मतलब एज का कॉम्बिनेशन तो सही. अब देखना है कि एज सब्जेक्ट बन रहा है या फिर एज ऑब्जेक्ट बन रहा है. ठीक है, अब यहां पर देखिए एज के बाद क्या आ गया? प्रोनाउन. इसका मतलब जब कोई भी नाउन या प्रोनाउन रिलेटिव के बाद आ जाता है तो रिलेटिव क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट. एज यहां क्या बन गया है? ऑब्जेक्ट. अगर ये ऑब्जेक्ट बन गया तो नंबर जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, और एज तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज होता है, इसलिए ये भी प्रॉब्लम नहीं. अब जरा ये ध्यान रखना होगा कि ये कौन सा क्लॉज बन रहा है, क्योंकि एज जो होता है वह कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, और सबऑर्डिनेटिंग के नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों में आता है. यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर यह क्लॉज एक्सप्लेन करता हुआ मिलता है अपने नाउन प्रोनाउन को तो एडजेक्टिव होगा. आप देखिए इन्हीं बुक्स के बारे में इस तरह बात किया गया ना, शी वांट्स फॉर हर ब्रदर. किसको चाहती है? बुक्स को. मतलब बुक्स के बारे में ही इधर बात किया जाए तो बुक्स क्या हो गया? नाउन. और नाउन के बारे में ही आगे बात कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज. ठीक, इसी तरह से हम लोग एनालाइज करके कैच करते हैं चीजों को. नेक्स्ट चलते हैं. श्वेता विल हैव मेट मी एंड सुरेश whom she never met. Exactly. अगर आप देखें तो यहाँ मी और सुरेश दोनों लिविंग है, इसलिए whom का यूज सही है. whom पहले से अभी ऑब्जेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. she यहाँ पर प्रोनाउन बनकर आया है, ये कोई दिक्कत नहीं है. चलिए देखते हैं. लेकिन यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए तो प्लेसिंग का एरर हो गया. क्यों? क्योंकि मी यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है और सुरेश थर्ड पर्सन है. जनरली थर्ड पर्सन पहले आता है तो सुरेश पहले आएगा, और फर्स्ट पर्सन बाद में आता है तो मी सुरेश की जगह हो जाएगा. ये एरर हो गया था. नेक्स्ट एग्जांपल है आई विल सेंड यू सम डॉग्स whom you look after carefully. अब जरा यहां पर देखिए whom का यूज किया गया है ऑब्जेक्ट की कंडीशन में. क्यों? क्योंकि यहां पर you एक आपके लिए प्रोनाउन आ चुका है तो whom तो ऑब्जेक्ट ही बनेगा. लेकिन यहां पर डॉग्स के लिए यूज किया गया है. जो लोअर ऑर्डर एनिमल होते हैं, लोअर ऑर्डर एनिमल हमारे लिए नॉन लिविंग का कॉम्बिनेशन बनाते हैं. इसका मतलब यह है कि डॉग्स नॉन लिविंग में हमारे लिए नॉन लिविंग. ठीक, और नॉन लिविंग है इसलिए whom का यूज करना गलत है. यहां पर which का यूज कर सकते हैं. which you look after carefully.
नेक्स्ट कंडीशन में आ जाते हैं, निशांत एंड गौरी whose book were stolen are very sad। अब यहां पर देखिए whose तो आया हुआ है, लेकिन whose के बाद जो नाउन है प्रोनाउन आ गया ना यहां पर, सॉरी बुक पे यहां नाउन ही है तो नाउन आ गया है, तो whose यहां पर किस रोल में चला जाएगा, ऑब्जेक्ट के रोल में। ठीक है, इसका मतलब इसके पहले ये जो निशांत और गौरी दिए गए हैं इनके नंबर से कोई रिलेशन नहीं है, बुक के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे, और बुक यहां सिंगुलर है इसलिए वर्ब की जगह क्या हो जाएगा, वाज। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दिस ट्री ऑफ व्हिच ब्रांचेस इज। अब यहां दिस ट्री था लेकिन ऑफ व्हिच के बाद यहां ब्रांचेस आ गया ना, ब्रांचेस प्लूरल है इसके अकॉर्डिंग इसका वर्ब डिसाइड किया जाएगा, ट्री के अकॉर्डिंग नहीं, इसलिए इसकी जगह क्या हो जाएगा, आर। ट्री के लिए नॉन लिविंग होना चाहिए, विच यहां पर आया हुआ है। नेक्स्ट यहां पर है, करिश्मा शुड गिव मी द सेम पेन। सेम आया हुआ है, पेन, तो इसके साथ हम लोग जानते हैं सेम के आने पर या तो एस का यूज होता है या फिर दैट का, क्योंकि यहां पर बाद में वर्ब आया है, वांट के रूप में वर्ब आया है, इसलिए यहां पर आप एज या दैट दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, क्योंकि नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने यही दिखाने की कोशिश किया है कि अगर वर्ब नहीं आया तो किस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। आप देखिए यहां पर लास्ट में आप शो मी द सेम आया, सेम के साथ शर्ट और दैट का यूज किया। दैट के बाद अगर आप देखें तो यहां पर माइंड जो है पॉजेसिव प्रोनाउन है और उसके बाद ऑन मंडे टाइम है, मतलब यहां पर दैट के लिए क्या होना चाहिए, एज। क्यों, क्योंकि बाद में वर्ब नहीं आया हुआ है। होपफुली ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, एक्सरसाइज करिएगा, जो बातें नहीं समझ में आए